तो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हम यूपीएसआई के लिए रिवीजन कर रहे थे और उपराष्ट्रपति तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमारी एक लेक्चर और आ चुका था। हमको आगे संसद देखनी और संसद के आगे का पार्ट देखना है। ठीक है, हमको संसद और संसद के आगे का पार्ट देखना है आगे। देखिए, संसद होती क्या है? संसद, ये संसद है क्या? ठीक है ना, ये संसद होती क्या है? मान के चलिए, जो भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, जो भी कानून बनाए जाते हैं आप पे लागू करने के लिए, समाज के लिए, जिससे समाज का कल्याण हो सके, उसके लिए जितने भी कानून बनाए जाते हैं, उसको कौन बनाती है? कानून को संसद बनाती है। ठीक है ना, वो कानून का निर्माण करती है। कानून का क्या करती है? वो निर्माण करती है। ठीक है नहीं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं, कानून को बनाने का काम कौन करती है? संसद। और कानून को लागू करने का भी, कानून को लागू करने का काम भी कौन करती है? संसद करती है। ठीक है, इसमें हम आगे का देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए, मैं इसमें आपको यहीं बता देता हूँ पहले पहले। संसद, आपने नाम सुना होगा कार्यपालिका। कार्यपालिका, जिसको संपूर्ण रूप से सरकार बोलते हैं। ठीक है, कार्यपालिका बोलते हैं मंत्री परिषद को। ठीक है ना, मंत्री परिषद को क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। ठीक है, जो हम ये बोलते हैं कि सरकार, जो केंद्र सरकार बोलते हैं, वो केंद्र सरकार जो है वो कार्यपालिका है। ठीक है, एक होती है विधायिका, एक होती है विधायिका। विधायिका का काम करती है, देखिए, जो विधायिका होती है, विधायिका का काम करती है। विधायिका का काम होता है, ये तो दिख नहीं रहा है। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना। क्या काम होता है उसका? कानून को, या कानून का निर्माण करना। जितने भी कानून का निर्माण होता है उनको कौन करती है? उन कानून को निर्माण करने का काम करती है विधायिका। ठीक है ना, जितने भी कानून बनाएंगे, कानून को कौन बनाएगी? विधायिका। उसी कानून को, जो एक कानून है उसको लागू किस कौन करेगा? लागू करेगी कार्यपालिका। ठीक है ना, उसको लागू करेगी कार्यपालिका। और इन दोनों के मेल से जो बनती है वो है संसद। कार्यपालिका के सदस्य और विधायिका के सदस्य जो होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया कि संसद है क्या, कि संसद है क्या? संसद, ठीक है ना, ये संसद है क्या? आया समझ में नहीं? ये हमने देख लिया है। संसद भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च विधायी संस्था है। सर्वोच्च विधायी मतलब इसके ऊपर कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि संसद के ऊपर हो। सबसे ऊपर क्या है? संसद। जैसे कि राज्य के अंदर कानून बनाना तो कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल। ठीक है, केंद्र के लिए जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद। ठीक है, यदि संसद से ऊपर भी कोई कानून बनाने वाली संस्था होती तो संसद नीचे हो जाती। लेकिन कानून बनाने के लिए और कोई उससे बड़ी संस्था है ही नहीं। हमारा जो पूरा देश चलता है, जिस कानून से चलता है, जिस नियमावली से चलता है, वो नियम कहाँ है?
उस नियम की जो संस्था है, उसको जो किताब है उसको बोलते हैं हम संविधान। ठीक है ना, उसको बोलते हैं संविधान। संविधान बोलते हैं नहीं। उस संविधान में भी संशोधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ठीक है ना, उसमें भी संसद संशोधन कर सकती है। तो सबसे ऊपर कौन सी हुई? संसद। संसद कहाँ कहाँ संशोधन कर सकती है, कहाँ कहाँ संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे कि कहाँ कहाँ संशोधन कर सकती है संसद और कहाँ कहाँ नहीं कर सकती। कुछ पार्ट ऐसा भी है जहाँ पर संसद संशोधन कर ही नहीं सकती है किसी भी स्थिति में, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है नहीं, उसको हम बाद में देख लेंगे। जहाँ संसद नहीं कर सकती उसको बोलते हैं मूल संरचना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मूल संरचना, जहाँ पे संसद कानून बना के संशोधन भी नहीं कर सकती। संशोधन का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है कि नहीं? आगे देखते हैं, देखो इसको। जो संसद शब्द है, ठीक है ना, जो संसद शब्द है, वो संसद शब्द कहाँ से माना जाता है? उस संसद शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है फ्रांस से। ठीक है ना, जो संसद में आया फ्रांस से। कहाँ चल के गया था ये फ्रांस से चल के गया था ब्रिटेन। ब्रिटेन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहां से प्रचलित होने के बाद में ये भारत में आया। ठीक है ना, ये कहाँ गया था? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में संसद का वर्णन भाग 5 में है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाग 5 जो है वो संपूर्ण संघ के बारे में है। उस संघ में हमको काफी सारी चीज देखनी होती है, जिसमें हमने राष्ट्रपति देख लिए हैं। ठीक है नहीं, राष्ट्रपति के साथ हमने उपराष्ट्रपति देख लिए हैं। जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, उनको हम मंत्रिपरिषद के साथ देख लेंगे। बाकी आज हम संसद देख ही रहे हैं। तो ये कहाँ आते हैं? जैसे न्यायपालिका है, हमें सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहाँ आते हैं? सब संघ में आते हैं। ठीक है ना, वो सब कहाँ आते हैं? संघ में आते हैं वो। ठीक है नहीं, वो सब कहाँ आते हैं? संघ में आते हैं। भाग 5 के अनुच्छेद 79 से 122, 79 से 122 तक में संसद का वर्णन किया गया है। यानी कि संसद में कौन, संसद की शक्तियां क्या होंगी, कानून किस प्रकार बनाएगा, किस किस प्रकार के कानून बन सकते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, संपूर्ण कार्यवाही, संसद की संरचना, सब कुछ दिया हुआ है उन यहाँ पर 79 से 122 तक। ठीक है, 79 से 122 तक संसद की संरचना, जो संसद की संरचना है, ठीक है ना, जो संसद की संरचना है, संरचना किसको कहते हैं? जैसे अगर हम किसी मनुष्य की बात करें कि कोई एक मनुष्य है, ठीक है ना, जो भी मनुष्य है उसके 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 पैर है, 2 हाथ है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। ठीक है ना, उसी प्रकार के रूप में है संसद। कि संसद की संरचना, संसद किस किस चीज से बनी है, उसके अंदर क्या क्या है। तो संसद किस किस से बनकर बनी है? संसद किससे मिलकर बनी है? संसद के क्या अंग हैं? ठीक है ना, संसद के 3 अंग हैं। ठीक है ना, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, ठीक है, और तीसरा है राज्यसभा। राज्यसभा। ठीक है ना, संसद के कितने अंग हैं? 3। पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लेकिन यदि ये पूछा जाता है, ये तो बात करी हमने
संसद के अंग के बारे में। यदि वो कुछ और पूछ लेता है, ये पूछता है संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के जो सदन हैं, संसद के जो सदन हैं, तो वो कितने सदन हैं संसद के? संसद के दो सदन हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। दो ही सदन है संसद के। आई बात समझ में नहीं? यहां तक हमने देख लिया है। कहाँ तक देखा है हमने? संसद के संरचना, अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद तीन अंगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति से राज्यसभा। देखिए राज्यसभा आ गया नहीं, इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं, जो इसके सदस्य होते हैं वो वरिष्ठतम होते हैं, कुछ अनुभवी लोग होते हैं। जो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है ना, जो लोकसभा के सदस्य हैं वो तो सीधे जनता द्वारा चुन के जाएंगे, ठीक है ना। और उन सदस्यों की उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष। लेकिन जो यहां से चुन के जाएंगे, ये लोकसभा से प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाएंगे, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है ना। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इनके लिए जो आयु चाहिए, तो वो चाहिए 30 वर्ष। जो उम्र चाहिए वो चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। इसलिए इसको वरिष्ठों का सदन भी बोलते हैं। और इसके सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं? सीधे जनता द्वारा, ठीक है ना। इसके सदस्य जनता द्वारा। अब देखेंगे राज्यों के बारे में। जो हमारी राज्यसभा है, हमने देखा संसद, ठीक है। संसद हमने देख लिया नहीं कि संसद में क्या क्या है। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद संसद के सदन कितने हैं? 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो कि अब हम बात करेंगे उसके बारे में कि राज्यसभा के उसमें हमने 3 बताए, मैंने तुम्हें अंग, 3 अंग है जिसमें प्रेसिडेंट, इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको इसलिए नहीं देख रहे हैं, नहीं तो इसको भी पढ़ लेते, लेकिन इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसको हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने के लिए बचा क्या है? 3 अंगों में से राज्यसभा बचा है और लोकसभा बचा है। लोकसभा बचा है, ठीक है। ये दोनों सदन बचे हुए हैं जिनमें हमने अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद की संरचना। 79 में देखिए, आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, जो भी आर्टिकल आता है उसको 2 से 3 बार दोहराइए, ठीक है। उतने में ही याद हो जाएगा, ज्यादा एफर्ट मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट तो बहुत आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आया 79, 79 के बाद क्या आता है? 80। तो इसकी जो संरचना है इसके साथ ही होगी, दूर तो नहीं होगी, पास में होगी, ठीक है नहीं। ये राज्यसभा, इसमें है राज्यों की परिषद। इसको क्या बोलते हैं? राज्यों की परिषद। मैंने आपको बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं इसके सदस्य, तो कहाँ से चुन के आते हैं? जो राज्यों की विधानमंडल है वहां से चुन के सदस्य आते हैं इसके लिए, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। आगे, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। देखिए स्थायी और अस्थायी क्या है? स्थायी और अस्थायी, मैं मानता हूं आप इस शब्द से परिचित होंगे। स्थायी रूप से जो हमेशा बना रहे, ठीक है, जो हमेशा बना रहे, जैसा है, जैसे राज्यसभा जैसी थी आज भी वैसी है, उसमें से। जैसे हमारी लोकसभा है, जो लोकसभा है उसका हर 5 साल में विघटन होता है, यानी कि उसके सारे सदस्य रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, और नए चुन के आते हैं। जब सारे सदस्य रिटायर होकर चले जाएंगे तो पूरा सदन खाली हो जाएगा नहीं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है
जो कभी भी पूर्ण रूप से खाली नहीं हुआ है। ठीक है, चाहे उसमें कम सदस्य हों या ज्यादा हों, हमेशा उसमें सदस्य रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हो कि पूर्ण रूप से खाली हो गया हो। लेकिन लोकसभा का ऐसा सदन है कि ये पूर्ण रूप से खाली हो जाता है हर 5 वर्ष में, फिर इसमें नए सदस्य चुन के आते हैं। ठीक है, स्थायी का बात मतलब पता चली आपको नहीं, कि ये एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। देखिए, जो सबसे पहले गठन हुआ था, जो सबसे पहले गठन हुआ था, वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का सर्वप्रथम जो गठन हुआ था स्वतंत्र भारत के अंदर, ठीक है, वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और तब से लेके अब तक, 3 अप्रैल 1952 से लेके अब तक राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया गया है। ठीक है, और राज्यसभा की प्रथम बैठक जो हुई थी, कब हुई थी? वो हुई थी 13 मई 1952 को। अप्रैल में गठन हुआ, सदस्य चुन के आए, प्रथम बैठक हुई 13 मई को। ठीक है ना, प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई को। ठीक है ना, कब हुआ था इनका पहले प्रथम बैठक? जो राज्यसभा का जो नाम था, ठीक है ना, वो 23 अगस्त 1954 को रखा गया था। ठीक है ना, जो राज्यसभा का जो नाम रखा गया था, वो कब रखा गया था? 23 अगस्त 1954 को। देखिए, ये इतना डीपली लिखा हुआ है ना इसमें, जो नोट्स हैं ये, इनको आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इतने डीपली लिखे हुए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बचेगा नहीं। ठीक है ना, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि यूपीएसआई का क्वेश्चन इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं, यदि वो करंट अफेयर नहीं है तो। ठीक है ना, जो स्टैटिक से आएगा तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं नोट्स में से आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, हमने इसके लिए जाना, संसद के लिए। संसद के कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा है तो राज्यसभा को चलाने के लिए कुछ सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। उन सदस्यों को, जैसे कि क्या होता था, आपने स्कूल में देखा होगा कि पूर्ण रूप से क्लास होती थी। क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता था जो कि उन सब का प्रतिनिधित्व था। ठीक है ना, जो कि प्रतिनिधि करता था, उनका प्रतिनिधित्व था। तो ऐसे ही क्या होता है, राज्यसभा एक सदन है, आप इसको क्लास के रूप में देखिए, एक कक्षा है। ठीक है, वहां पर एक मॉनिटर होगा, और मॉनिटर कौन है? उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग नहीं है ये। ठीक है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, उपराष्ट्रपति। उसके बाद में उपसभापति, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन सदस्य। ठीक है, अब देखिए, मैंने इनके लिए निर्वाचित क्यों नहीं बताया है, कि इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, कैसे कैसे होता है, इनके लिए क्यों नहीं बताया है? क्योंकि इनका जो पूरा चैप्टर है, उपराष्ट्रपति चैप्टर, हम पूरा पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना, कि उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है। संपूर्ण जानकारी हमने उपराष्ट्रपति के बारे में वहां से प्राप्त कर ली है। तो उनका निर्वाचन कैसे होता है वो वहां बताया गया है। लेकिन उपसभापति का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा है, अब आप मान के चलिए किसी कक्षा का मॉनिटर है, तो वहां से ही पता चली जाएगी ना उसके लिए, उसका जो निर्वाचन होगा कहाँ से होगा, उसी में से होगा, और वही करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये जो राज्यसभा है, इसके अंदर कुछ सदस्य हो सकते हैं, कुछ सदस्य हो सकते हैं नहीं। राज्यसभा सदन कब बनेगा? तभी तो बनेगा ना जब उसमें सदस्य आएंगे। तो इसमें जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे मान के चलिए इस कक्षा में केवल 250 बच्चों का ही एडमिशन हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, केवल 250 बच्चों का एडमिशन हो सकता है, उनसे ज्यादा का नहीं होगा। और वर्तमान में कितनों का एडमिशन है? 245 का। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य है। अधिकतम कितने हो सकते हैं?
अधिकतम हो सकते हैं 250। 250 सदस्यों से ज्यादा बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं अभी तो। ठीक है, 250 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं 250, और हैं कितने? 245। 250 से तो कम ही है। ठीक है, इससे तो कम ही है ना ये, इससे तो कम ही है। आगे, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे? 233 सदस्य चुन के आएंगे। 233 सदस्य कहाँ से आएंगे? राज्यों से। जैसे कि मैंने आपको संविधान का भाग एक बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत किस किस से मिलकर बनता है, तो उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसे राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, सब के सब भारत का ही हिस्सा है। तो सबसे कुछ कुछ लोग आएंगे चुन के, ठीक है, जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो मान लो कोई भी एक राज्य है, तो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ना कोई सदस्य होगा अपने अपने एक क्षेत्र से। अगर राज्य बड़ा है तो सदस्य ज्यादा होंगे, राज्य छोटा है तो सदस्य कम होंगे। तो उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश भी तो भारत का ही हिस्सा है ना। कहाँ का हिस्सा है? भारत का ही हिस्सा है। और अगर वो भारत का हिस्सा है तो वहां से भी चुन के आएंगे सदस्य, तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्यों से चुन के कितने आएंगे? 233 सदस्य। ठीक है, जिनका चुनाव होगा, जो चुने जाएंगे वो होंगे 233 सदस्य। अगर 233 सदस्य चुने जाएंगे, इसे खत्म करते हैं पहले। 233 सदस्य चुने जाएंगे, और हैं कितने? 245। कितने का डिफरेंस है? 12 का। तो ये फिर 12 कहाँ से आएंगे? 12 कहाँ से आएंगे? ठीक है, ये तो वो हैं जो निर्वाचित होंगे, जो कि निर्वाचित होंगे सदस्य। और 12 सदस्य वो हैं जो मनोनीत होंगे। जो क्या होंगे? मनोनीत होंगे। मनोनीत कैसे होंगे? जैसे इनके लिए वोट डाला जाएगा। ठीक है, इनके लिए क्या होगा? वोट डाला जाएगा। वोट डालने के बाद में आएंगे ये, और ये क्या होंगे? इनको बदला जाएगा। मान के चलिए कि काफी सारे लोग बैठे हुए हैं मैदान में, और कुछ उनमें से चुन के आ गए। जो चुन के नहीं आ पाए हैं, ठीक, उनमें से बोलेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उनमें से बोलेंगे कि आप एक दो तीन ऐसे 12 सदस्यों को खड़ा करेंगे। मान के चलिए पूरी जनता सबके सामने एक साथ ही बैठी है, उनमें से ही राष्ट्रपति 12 सदस्यों को खड़ा करेंगे। उनको बोलेंगे आज से तुम भी राज्यसभा का हिस्सा हो। तुम भले ही चुने नहीं गए हो, लेकिन तुम्हें मैं अपनी तरफ से अपॉइंट करता हूं। ठीक है ना, वो अपनी तरफ से नामांकित करते हैं। इस बात का वर्णन संविधान में लिखा हुआ है पूर्ण रूप से। ठीक है ना, मनोनीत करेंगे 12 सदस्यों को। इसमें लिखा हुआ है देखो, राष्ट्रपति द्वारा सदस्य कितने? 12। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी खड़ा कर देंगे कि भी तुम भी आ जाओ राज्यसभा के सदस्य बनोगे और तुम भी राज्यसभा के सदस्य बनोगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ एक एज होनी चाहिए कुछ, उस एज के बाद ही, ठीक है, कुछ आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए दूसरी, जैसे कि ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इनके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो चुन के आए हैं तो उनको तो भेजा गया है चुन के। ठीक है, जो चुने नहीं गए हैं, जिनको राष्ट्रपति अपनी तरफ से अपॉइंट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। तो उनके लिए क्वालिफिकेशन कुछ ऐसी हैं, देखिए, देखते हैं क्या है। या तो कला के क्षेत्र में उनको कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त हो। ठीक है, या तो कला के क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त हो। कला के क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि कला के क्षेत्र में वो पेंटिंग करते हो। कलाकार किसी को भी बोल सकते हैं जो कोई मनोरंजन रूप से या कोई अलग कार्य करते हैं, जैसे कि जो फिल्म मेकर होते हैं। ठीक है, जो सिनेमा बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, जो वो भी कलाकार ही हैं, तो उनको रख सकते हैं। और भी कई प्रकार के कलाकार होते हैं, तो उनको रख सकते हैं। ठीक है, एक तो वो हो गए जो दूसरे हैं, जो साहित्य है, जो साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखते हैं या उनको वहाँ कोई उपलब्धि प्राप्त है। कोई कवि हैं, लेखक हैं बड़े। ठीक है, अब लेखक हैं तो उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की होगी।
पढ़ाई की होगी कि नहीं, तो उससे उनको ज्ञान प्राप्त होगा। तो उस आधार पे कि उनको साहित्य के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि प्राप्त हो, विज्ञान के क्षेत्र में मान के चलिए कि कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है और वो अब काम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? काम नहीं कर रहे हैं, वो फ्री हैं, खाली हैं। तो ज्ञान कभी मरता तो नहीं है, कभी खत्म नहीं होता ज्ञान। ऐसा नहीं है कि ज्ञान खत्म हो जाएगा, ज्ञान तो उनका उनके पास है, जो उनके अनुभव हैं वो उनके पास है, तो उनका यूज होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो उनको क्या करेंगे, राज्यसभा में, मैंने बताया था राज्यसभा क्या है, वरिष्ठों का सदन, ठीक है, यानी कि जिसमें बड़े लोग जाएंगे, उम्र में बड़े अनुभवी लोग। तो वो इसलिए वरिष्ठों का सदन बोला जाता है कि उनकी अगर कुछ नॉलेज है उनकी तो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, कहीं तो उसका उपयोग होना चाहिए। और सबसे अच्छा उपयोग कहाँ हो सकता है, देश के कल्याण के लिए, जिससे कि देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके, ठीक है। तो विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त है उनको। कोई व्यक्ति समाज सेवक है, हम्म, संसद कानून बनाता है, उनको लागू करता है, क्यों करता है, इसीलिए तो कि समाज अच्छे तरीके से चल सके, ठीक है ना। यही भी, ये भी एक प्रकार की समाज सेवा है। और कोई व्यक्ति पहले से ही समाज सेवक है तो पहले से ही समाज की सेवा करता है, तो दोनों में कुछ अंतर थोड़ी नहीं है, बस ये है कि ये अनऑफिशियली करता है, ये ऑफिशियली काम करते हैं। तो इनको भी राज्यसभा में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है कि नहीं, इनको भी राज्यसभा में ला सकते हैं हम। देखिए अब देखते हैं कार्यकाल। कार्यकाल केवल इन सदस्यों का नहीं है, कार्यकाल जो मैंने आपको बताया अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250, और वर्तमान में कितने हैं, 245 सदस्य है। 245 सदस्यों का समस्त रूप से जितने भी सदस्य हैं, सभी के सभी सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कितना हो सकता है। देखिए प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा कैसा सदन है, जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। वो कैसा है, स्थायी सदन है वो। मैंने आपको बताया था अभी कि जो स्थायी सदन है, इसका मतलब है कि उसके समस्त सदस्य एक साथ नहीं जाएंगे, कुछ सदस्य जाएंगे। तो उसमें से प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए 300 सदस्य हैं टोटल, 300 का 1/3 कितना होगा, 100, यानी कि 100 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। इसका मतलब क्या है, यानी कि रिटायर होंगे, वो रिटायर होंगे, वो अपने पद से मुक्ति पाएंगे, पद मुक्त हो जाएंगे वो, ठीक है, वो पद मुक्त हो जाएंगे। आई बात समझ में नहीं, क्या होंगे वो, पद मुक्त हो जाएंगे। कितने सदस्य है, 1/3 सदस्य है, कितने टाइम में, हर 2 वर्ष में। आगे देखते हैं। देखो ये हमने पूरा देख लिया है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, कैसे कैसे करेंगे, ये हम देख चुके हैं। और अभी संसद का कौन सा पार्ट रह गया है, राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया, राज्यसभा अभी हमने पढ़ लिया है। तो अगला क्या आया, लोकसभा। हमने अनुच्छेद 79 में क्या देखा, संसद। उसके बाद 80 में क्या देखा, राज्यसभा। तो अब अनुच्छेद 81 और इसमें क्या आएगा, लोकसभा। इसमें क्या आएगा, लोकसभा आएगा इसमें, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, ठीक है। लोकसभा पहली बात देखिए कैसा सदन है, जनता का सदन। मैंने आपको बताया था कि इसके जो सदस्य वो कहाँ से चुन के आते हैं, सीधे प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से
जनता द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित। प्रत्यक्ष रूप से कैसे होंगे? जनता द्वारा निर्वाचित होंगे वो सदस्य। ठीक है कि नहीं? आगे, लोकसभा जनता का प्रतिनिधि सदन है। ठीक है, जनता द्वारा चुने जाएंगे, तो सीधी बात यह है कि जो जनता का जो मत है, जो जनता के विचार हैं, जनता के विचार हैं, वो इस समय किसके विचार हैं? वो लोकसभा के सदस्यों के। ठीक है ना, लोकसभा के सदस्यों के विचार हैं, वो जनता के विचार हैं। और जो कानून बनाने का काम किसका है? कानून बनाने का काम संसद का है। संसद किसका पार्ट है? सॉरी, लोकसभा किसका पार्ट है? संसद का। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो हम, जो जनता है वो संसद का भाग है, और संसद के काम करती है, कानून बनाती है। क्या काम करती है? कानून बनाती है। अब संसद कानून बना रही है, इसका मतलब यह है अप्रत्यक्ष रूप से जनता कानून बना रही है। और कानून कहाँ लागू होगा? जनता पर। कानून होगा जनता पर। इसलिए भारत के लोकतंत्र के रूप में माना जाता है कि जनता का, जनता का ये नहीं, इसके प्रतिनिधियों का मतलब जनता का, जनता पर और जनता के लिए शासन है। ठीक है, आएगा समझ में? नहीं? आगे, इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? यानी हम देखेंगे तो इस कक्षा में, कौन सी कक्षा में? एक लोकसभा नामक कक्षा में कितने एडमिशन हो सकते हैं? 252। और हुए कितने हैं वर्तमान में? 543, सॉरी, 552। ठीक है, 552 लोग निर्वाचित हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552। और वर्तमान में कितने हैं? 543। ठीक है, और इन 543 सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 वर्ष। मैंने आपको राज्यसभा के कितने बताया था? राज्यसभा के सदस्यों का बताया था 6 वर्ष। ठीक है, और इनका कितना है? 5 वर्ष। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना इस बात को। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि इनका कितना होता है। लोकसभा का विघटन, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। ठीक है, अस्थायी सदन है, इसका मतलब इसका विघटन हो सकता है। और अगर विघटन होगा तो विघटन करेगा कौन? हम्म, विघटन अगर इसका होगा तो विघटन करेगा कौन? तो विघटन करेगा राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है ना, विघटन का मतलब ये है, लोकसभा है, और लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का, जो राज्यसभा है ये, इस सभा का, राज्यसभा का कार्यकाल हमने नहीं लिखा क्योंकि वो स्थायी सदन है, ये एक अस्थायी सदन है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद नई लोकसभा आएगी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा है। ठीक है ना, लोकसभा का कौन सा नंबर है। ठीक है, तो इसकी कितनी है कार्यकाल? 5 वर्ष। ठीक है, इस 5 वर्ष से पहले भी 3.5 वर्ष, यानी 3.5 साल में भी, 3.5 साल में भी इसको अगर हम पहले ही भंग कर दें, ठीक है, जितने सदस्य हैं, इन सदस्यों को कितने टाइम में रिटायर होते हैं? ये सदस्य 5 वर्ष में रिटायर होते हैं, नहीं? और इन सदस्यों को हम, संपूर्ण सदस्यों को अगर हम 3.5 साल में रिटायर कर दें, तो ये माना जाएगा नहीं कि पूरे सदन को भंग कर दिया गया है। अब सभी के सभी नए सदस्य चुन के आएंगे, तो इसको कहते हैं भंग करना। यानी भंग करना या अर्थात विघटन करना। और ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर।
अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 85 में लिखा गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का अर्थ मतलब प्रधानमंत्री ही नहीं है, इसमें संशोधन करके किया गया था मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जिसको सरकार बोला जाता है, ये लिखकर देंगे। किस रूप में देंगे? लिखित रूप में देंगे ये, ठीक है ना। ये क्या करेंगे? ये लिखित रूप में देंगे। क्या? राष्ट्रपति को लिख के कि आप, राष्ट्रपति को देंगे लिखित रूप में कि आप क्या करोगे, लोकसभा का विघटन कर दोगे या भंग कर दोगे, ठीक है ना। तो इस बात को लिख के कौन देगा? लिख के देगी मंत्रिपरिषद, पीएम। किसके तहत? अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 85 के तहत क्या होगा? अनुच्छेद 85 के तहत लिख के देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम अध्यक्ष। ऐसे हमने उसमें देखा था, राज्यसभा में देखा था सभापति, सभापति, ठीक है, और उपसभापति, ये देखे थे कि नहीं? उसी प्रकार हम लोकसभा में देखेंगे। तो राज्यसभा में है तो उसको बोलते हैं सभापति या उपसभापति, और लोकसभा में तो उसको क्या बोलते हैं हम? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उसको क्या बोलते हैं हम? उपाध्यक्ष, ठीक है, उसको हम उपाध्यक्ष बोलते हैं। देखेंगे आगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा होता है, ठीक है। वही वाली बात जो मैंने आपको भी पहले बताई थी कि यदि हम लोकसभा के अंदर किसी मॉनिटर को बनाएंगे, किसी एक कक्षा में मॉनिटर को बनाएंगे, तो उनके लिए किससे पूछी जाएगी, ठीक है, किसकी मर्जी जानी जाएगी, किसका मत जानना चाहेंगे? उसी कक्षा के लोगों का, उसी कक्षा के बच्चों का, नहीं। तो ऐसे ही एक इसको कक्षा के रूप में मान के चलिए आप, जैसे आप पढ़ते थे स्कूल में कक्षा होती थी, वैसे ही लोकसभा है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जो मॉनिटर है, उसका चुनाव कौन करेंगे? लोकसभा के सदस्य ही करेंगे, लोकसभा के सदस्य ही करेंगे, ठीक है ना। लोकसभा के सदस्य ही करेंगे, और तो कोई नहीं करेगा। आगे देखते हैं। अध्यक्ष करता क्या है? अध्यक्ष क्या काम करता है? ये हमने अध्यक्ष के बारे में देख लिया। इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब देखना यह है कि काम क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है। जैसे कि कोई बिल पहले पास करना है, कोई कानून बनाए, तो उसके लिए पहले विधेयक पारित करना होगा। उस विधेयक को कहाँ रखा जाएगा? पहले अध्यक्ष के सामने, ठीक है ना। क्या किया जाएगा? अध्यक्ष के सामने, ठीक है ना, अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा, ठीक है ना। जो काम वो करता है, अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वही काम उपाध्यक्ष करेंगे, ठीक है ना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है, ठीक है ना। अब देखेंगे संसद के सत्र, अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र, अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है नहीं, अनुच्छेद 85 के तहत संसद के कितने सत्र होते हैं? अनुच्छेद 85 में अभी मैंने आपको कुछ और भी बताया था। तो 85 में सिर्फ एक ही पार्ट नहीं, काफी सारे पार्ट हैं, ठीक है। भारत में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, बजट सत्र कब आता है? ये आता है फरवरी में, फरवरी की 1 तारीख को आ जाता है ये। जनवरी चल रही है, फरवरी आने वाली है, तो फरवरी की 1 तारीख को क्या आएगा? बजट आ जाएगा। उसके बाद आता है मानसून सत्र। मानसून कब आता है? मानसून आता है तो मानसून सत्र। उसके बाद एक शीतकालीन सत्र, ठीक है ना। देख, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। आगे, सत्र का आह्वान, स्थगन और विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को है। आह्वान मतलब सत्र को बुलाना,
बिल्कुल अभी शांत है सब कुछ। ठीक है। सत्र का मतलब है मीटिंग करना, कि सब ठाली हैं और वो काम करने के लिए आएंगे। संसद के सभी सदस्य काम करने के लिए आएंगे, तो कब आएंगे वो? उनको बुलाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है ना, ऐसे रहने दो, उनको बुलाएंगे राष्ट्रपति। सत्र का आह्वान करेंगे राष्ट्रपति। स्थगन या विघटन। विघटन मतलब जैसे कि बजट सत्र है, बजट सत्र है, बजट सत्र अगर 30 दिन चला, 30 दिन चला, और 30 दिन के बाद राष्ट्रपति ही ये बोलेंगे कि इस सत्र का हमने विघटन कर दिया है, कि अब जो चलेगा वो बजट सत्र के बाद मानसून सत्र आएगा। ठीक है ना, अब हम इस सत्र के तहत कोई भी अगली मीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है। स्थगन क्या होता है? बीच में स्थगित कर देना। राष्ट्रपति को है ये अधिकार। आगे जो सत्र होते हैं, उन सत्र में जैसे एक दिन है, जैसे आपका दिन गुजरता है, दिन निकला, दिन निकलने के बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, पढ़ने गए, वहाँ से आए, आपने क्या क्या काम किया, मतलब पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो किस तरीके से होती है, अब वो देखते हैं लोकसभा में, पूरी संसद में किस तरीके से होती है। सबसे पहले आता है प्रश्नकाल और शून्यकाल। ठीक है ना, अब देखते हैं प्रश्नकाल। जो प्रश्नकाल चलता है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। जो ये कक्षाएं खुलती हैं, ये जो सेशन खुलता है एक संस्था, ठीक है, जो ये संस्था खुलती है, कब खुलती है? 11 बजे से 12 बजे तक। प्रश्नकाल, जिसमें क्या करेंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन किससे प्रश्न पूछता है? मैंने आपको बताया था कि सरकार कौन है। सरकार मैंने आपको बताई थी कि सरकार है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, और इसके मुखिया है प्रधानमंत्री, इसके मुखिया है प्रधानमंत्री। तो इनसे सवाल पूछेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल पूछेगा कौन? सवाल तो जनता पूछेगी। क्यों? कानून बना रहे हैं जनता, जनता के लिए। ठीक है, जनता के लिए कानून बना रहे हैं। टैक्स कौन पे कर रहा है? जनता पे कर रही है, यानी कि सब कुछ जनता के लिए ही है। तो कानून में अधिकार किसका है प्रश्न पूछने का? जनता का। लेकिन यदि सभी व्यक्ति जाके क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो वो बाकी काम कब करेंगे? इसलिए तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है ना, जैसे कि संसद में जनता के प्रतिनिधि कौन है? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य, ठीक है ना, जनता के प्रतिनिधि कौन है? लोकसभा के सदस्य। तो ये प्रश्न पूछते हैं, लोकसभा के सदस्य प्रश्न पूछते हैं किससे? मंत्रिपरिषद से। कब? 11 बजे से 12 बजे के बीच में। ठीक है ना, सदस्य सरकार से प्रश्न पूछते हैं। ठीक, इसमें लिखा हुआ भी है आगे शून्यकाल। जिसमें लिखा हुआ है शून्यकाल, तो उसमें क्या ही होगा? उसमें कुछ नहीं होता, 0 आवर, 0 आवर शून्यकाल है, तो इसमें क्या ही काम होगा? ठीक है ना, यह संवैधानिक नहीं है, यानी कि ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। आगे इसमें तत्काल सार्वजनिक महत्व के विषय उठाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये एक फ्री टाइम है। इस फ्री टाइम में क्या होता है? फ्री टाइम में वो काम होता है जो कि तत्काल होता है, इमरजेंसी में होता है। ठीक है ना, इमीडिएटली होता है, बिल्कुल, कि जस्ट अभी करना ही करना है ये काम, जस्ट अभी करना ही करना है ये काम। तो ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं शून्यकाल में। ठीक है, आगे शून्यकाल कब से कब होता है? 12 से 1 बजे के बीच में। ठीक है, आगे संयुक्त अधिवेशन, जो संविधान के अनुच्छेद 108 में है। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था बीच में कि जो साधारण कानून है, कोई भी कानून हो सकता है, हम साधारण कानून लेकर चलते हैं। साधारण में होता है क्योंकि ये कानून तो किसी प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन साधारण कानून
मान के चलिए पहले वो लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया कि हम ये कानून बनाना चाहते हैं, लोकसभा में वो पारित हो गया, तो वो लोकसभा के बाद कहाँ जाएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के बाद जाएगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, इनके पास जाएगा। और वो लोकसभा में जाने के बाद जब राज्यसभा में गया, ठीक है, जब लोकसभा में जाना था, लोकसभा के बाद में जब राज्यसभा के पास गया, तो राज्यसभा ने उसको बोला कि इसमें आप कुछ परिवर्तन कीजिए, इसमें आप कुछ परिवर्तन कीजिए, ठीक है ना, किसमें परिवर्तन कीजिए, जो कि एक विधेयक पारित किया गया है उसमें परिवर्तन कीजिए, और लोकसभा ने उस परिवर्तन को ना किया हो, मना कर दिया हो, तो राष्ट्रपति ऐसे में क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति हैं, सॉरी, जो राष्ट्रपति हैं, वो क्या काम करेंगे, वो जॉइंट मीटिंग बुला लेंगे, संयुक्त अधिवेशन, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही अलग चलती है, एक सदन ये है जहां लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, दूसरा सदन ये है जहां राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं, और इन दोनों को मिलाकर बनती है संसद, ऐसी बनती है नहीं, सदन कौन कौन से, दो ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दो ही सदन है नहीं, इन दोनों को जब ज्वाइंट मीटिंग के रूप में बुलाया जाता है, तब ये दोनों अलग अलग ना बैठ के, ये कहाँ बैठते हैं, सब एक ही साथ बैठते हैं, ठीक है ना, यहाँ लोकसभा प्लस राज्यसभा एक साथ बैठते हैं, इनके सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं, और तब उस विधेयक को पारित करते हैं, ठीक है ना, कि इसमें तुमको क्या परिवर्तन करना है, वो सब ज्वाइंट मीटिंग में कर लेंगे हम, ठीक है ना, वो कहाँ कर लेंगे, ज्वाइंट मीटिंग में कर लेंगे हम। तो ये संयुक्त अधिवेशन कहाँ है, संयुक्त अधिवेशन है संविधान के अनुच्छेद 108 में, इसको राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति बुलाते हैं इसको, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आया, देखिए इस बात को आप थोड़ा अच्छे तरीके से रखना कि या तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, अगर ये नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, ठीक है ना, लोकसभा के कौन करेंगे, उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के अंदर क्या भूल गया ये, ठीक है ना, राज्यसभा के अंदर कौन करेंगे, राज्यसभा के अंदर उपसभापति करेंगे, सभापति नहीं करेंगे, ठीक है ना, कहाँ देख रहा था हमने, यहां तक देख लिया, कौन करेंगे, उपसभापति करेंगे, उपसभापति, सभापति नहीं करेंगे, सभापति क्यों नहीं करेंगे, है, आप अभी इतना याद कर लीजिए, रट लीजिए कि सभापति नहीं करेंगे, उपसभापति करेंगे, ये एक थोड़ा एक लंबी प्रोसेस है, इसको बताने में काफी टाइम जाएगा, जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, आपको याद करना है सिर्फ कि सभापति नहीं करेंगे, डायरेक्ट उपसभापति करेंगे, या तो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, या फिर उपाध्यक्ष, या फिर उपसभापति, ठीक है, सभापति नहीं करेंगे बस। और अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है, एक बार 1961 में दहेज निषेध अधिनियम विधेयक में, 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक, 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक, ठीक है ना, केवल 3 बार। अब देखते हैं संसद के कार्य, संसद के का क्या काम है, पहला विधायी कानून यानी कि कानून बनाना, ठीक है, दूसरा वित्तीय कार्य, बजट पारित करना, ठीक है, बजट क्या होता है इसको हम बजट वाले पार्ट में देखेंगे कि बजट क्या होता है, ठीक है, बजट जैसे कि आप कोई घर में कोई काम करते हैं और आप मार्केट जाते हैं सामान लेने, तो आप देखते हैं नहीं कि हमारा बजट कितना है, हमको अगर मान लो आपको लेके एक फ्रिज आना है, या एक आपको वॉशिंग मशीन लेके आनी है, ठीक है ना, आपको एक
वॉशिंग मशीन लेके आनी है, ऐसे लिखा जाता है मशीन नहीं, क्या लेके आनी है आपको, एक वॉशिंग मशीन लेके आनी है। तो आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे तो एक व्यक्ति आपको 1 2 3, ठीक है ना, 3 दिखाएगा। इसका प्राइस 8,000 है, इसका प्राइस 10,000 है और इसका प्राइस 12,000 है। ठीक है, आपका जो बजट है केवल 10,000 तक का है, तो आप या तो इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। 12,000 वाले तो नहीं ले सकते क्योंकि आपका बजट ही उतना नहीं है। तो बजट किसको कहते हैं, जो पूरे वर्ष का एस्टिमेट होता है, ठीक है ना, कि हम कितना खर्च करेंगे, हमारे इनकम कितनी है, कितना हम व्यय करेंगे, ये होता है। आगे, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद। और मंत्रिपरिषद का क्या अर्थ है, मैंने तुमको बताया था अभी, सरकार, जो कि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार। अगला क्या काम है इसका, संविधान संशोधन, यानी संविधान में कोई संशोधन करना, कोई परिवर्तन करना, ठीक है ना, कोई परिवर्तन करना, ठीक है ना, कोई भी परिवर्तन करना। आगे देखेंगे हम, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करना, जो कि राष्ट्रीय का महत्व रखते हैं, ठीक है ना, कोई भी ऐसे कानून। आगे देखेंगे संसद की भाषा, यानी कि जो संसद का काम जो होगा, जो भी संसद के अंदर जो कार्यवाही होगी, जो बातचीत करेंगे, तो वो किस भाषा में करेंगे, वो संविधान के अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, या तो वो हिंदी होगी या वो अंग्रेजी, ठीक है, तो होंगी। और विशेष अनुमति से, अनुमति किससे लेंगे, जो भी सदन है, यदि वो, जो भी सदन है, यदि वो लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष से, अध्यक्ष से लेंगे। किससे लेंगे, अध्यक्ष से लेंगे, ठीक है। किस भाषा में बोलने की, अपनी मातृभाषा में, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति तमिल बोलता है, उसकी मातृभाषा कौन सी है, तमिल है, तो वह अपनी मातृभाषा बोल सकता है तमिल। क्या बोल सकता है, अपनी मातृभाषा तमिल बोल सकता है। किसके कहने पर, वो विशेष अनुमति लेके, जो उस सदन के सभापति हैं, ठीक है, अध्यक्ष है। संसदीय विशेष अधिकार, यानी कि उसको विशेष अधिकार क्या दिए गए हैं, अनुच्छेद 105 के तहत दिया गया है, सांसदों के विशेष अधिकार, ठीक है। सांसद मतलब जो संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं उनको कहते हैं सांसद, सांसदों के विशेष अधिकार। आगे, अनुच्छेद 122 में संसद की कार्यवाही पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। न्यायपालिका क्या है, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे कि न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका हस्तक्षेप कर नहीं सकती, कहाँ नहीं कर सकती, संसद की कार्यवाही में। जो भी संसद अपना काम कर रही है, उस काम को करते समय उनको बीच में टोक नहीं सकती न्यायपालिका कि आप ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अनुच्छेद 13 में बताया था कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि फंडामेंटल राइट, जो कि फंडामेंटल राइट, जो हमारे विशेष, हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, यदि उनके विरुद्ध कोई संसद कानून बना देती है, तो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, उस पर न्यायपूर्वलोकन करेंगे, यानी उसको लागू करने से पहले ही जांच पड़ताल करेंगे उसकी कि ये मौलिक अधिकारों को हनन तो नहीं करता है। वो कब करेंगे, कानून बनने के बाद। बाकी कार्यवाही में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आगे, न्यायाधीश, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषिद्ध। जैसे, जैसे संसद की जो कार्यवाही चल रही है उस पर न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसी तरीके से
न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है ना, जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके आचरण पर कि वो कैसा काम करते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनके किसी भी व्यक्तित्व पर संसद उंगली नहीं उठा सकती, उन पर चर्चा नहीं कर सकती। ठीक है, ये कहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 121 में। आगे, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक क्या है, ये विधेयक को हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, किस प्रकार पारित होते हैं, सब कुछ कहाँ देखेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि कोई कानून जा रहा है और राज्यसभा के पास चला गया और राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया, उसमें संशोधन कर दिया कोई भी, तो वो लोकसभा के पास जाएगा, फिर दोनों में ज्वाइंट मीटिंग होगी, संयुक्त बैठक होगी। ठीक है ना, तो राज्यसभा धन विधेयक के केस में उसको मना नहीं कर सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।